एक रात को मैं अपने पति को दूध पिला रही थी। तभी मेरा जवान भतीजा हमारे कमरे में आ गया और इन्हें दूध पीता देख लिया और पूछने लगा, चाचा जी क्या छोटे बच्चे हैं जो बच्चों की तरह दूध क्यों पी रहे हैं? अगर आप बुरा न मानो तो क्या आप मुझे भी दूध दे सकती हो? मैं जैसे ही हाँ किया, वे तुरंत मेरा नाम निशा है और यही कहानी है मेरी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक युवा लड़की की उम्मीद है, उसकी नाराज़गी और अंत है उसकी आत्मा खोज शामिल है। मेरी शादी सुनील से हुई थी जब मैं 20 साल की थी। वह मुझसे उम्र में ठीक 20 साल बड़ा था। जब मैं पहली बार उसे देखा तभी मुझे समझ में आ गया था कि उसे कभी पसंद नहीं कर पाऊंगी। उसकी उम्र और उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो मेरे भीतर की किसी अस्वीकार्य भावना को जगा देता था। मुझे उस पर गुस्सा आता था। हर बार जब वह मुझसे बात करता या मेरी ओर देखता, मुझे भीतर से कुछ चुभता महसूस होता था। शादी के समय मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगी जो मेरी उम्र का हो, मेरे जैसा हो और इसके साथ मैं खुश रह सकूं। पर ऐसा नहीं हुआ। शादी एक सौदा बन गई थी, एक बंधन जिसमें मैं खुद को असहाय महसूस करने लगी थी। सुनील मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसकी उम्र मेरे मन में एक दीवार खड़ी कर देती थी। वह उम्र में इतना बड़ा था कि उसकी आंखों में मुझे अपने जीवन के सारे सपने टूटे हुए नजर आते थे। सुनील को मेरी खूबसूरती बहुत पसंद थी। अक्सर वह मेरी सुंदरता की तारीफ करता था। मुझे उसकी तारीफ़ों से भी गुस्सा आता था। उसकी तारीफ़ों में एक असहजता थी, जैसे वह सिर्फ बाहरी दिखावे पर फिदा हो और मेरे माँ मेरी भावनाओं को समझाने में पूरी तरह असमर्थ हो। शादी के कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि हम दोनों अलग बिस्तरों पर सोएंगे। वह इस बात को मान भी गया, लेकिन उसकी आंखों में जो निराश थी वह मुझे और भी बेचैन कर देती थी। शादी के बाद मैं सुनील को कभी अपने करीब नहीं आने दिया। वह चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करता, मेरी दीवारें इतनी मजबूत थी कि उसे पास आने का कोई मौका नहीं मिलता। हर रात वह मुझे दूरी बनाए सोता और मैं भी इस दूरी में सुकून पाती। मुझे लगा था कि शायद यही मेरा जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसमें भावनात्मक और शारीरिक अंतरंगता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन महसूस होने लगा था। ये खालीपन सिर्फ भावनाओं का नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी किसी के नज़दीकी चाहती हूँ, किसी का प्यार, किसी का साथ। पर समस्या ये थी कि वह इंसान सुनील नहीं था। मैं अपने बूढ़े पति से संबंध बनाना नहीं चाहती थी और यह बात मुझे अंदर से कचोटी रहती थी। सुनील मेरे जीवन में था पर वह मेरे मन में नहीं था। अकेले अपनी ज़िंदगी काट रही थी कि तभी अचानक से एक दिन मेरे जेठ जी का लड़का यानी मेरा जेठूता हमारे घर पर आया। उसका नाम शरद था। मैं शरद को पहली बार देख रही थी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब भी वह किसी काम की वजह से नहीं आ पाया था। शरद घर आते ही सबसे मिलने लगा और फिर मुझे भी गले लगाया। पर जैसे ही शरद ने मुझसे बात करने की कोशिश की, वैसे ही मेरे पति गुस्से भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। माहौल में काफ़ी गर्मा गर्मी सी हो गई थी। इस माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने शरद से पूछा, अरे शरद, अचानक घर आने का मौका कैसे मिल गया? मैं इतना पूछा था कि तभी पीछे से मेरी सास की आवाज़ आई, घर आने का कारण पूछने वाली तुम होती कौन हो? मेरे बेटे का बेटा है, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मैंने सासू माँ से कहा कि आप हमेशा मेरी बात को गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि वह हमारी शादी में भी नहीं आया था, अचानक उससे समय कैसे मिल गया? तो इस पर शरद बोला, दादी जी, चाची ने मुझे एक साधारण सा सवाल किया था, उन पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आया हूँ, सब लोग खुश हो और ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। फिर शरद बोला, चाची जी, आपकी शादी में मेरे कॉलेज एग्ज़ाम चल रहे थे।
मैं इसीलिए नहीं आ पाया, पर मैं दिल से चाहता था कि मैं आपकी शादी में आऊँ। अफ़सोस ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तो चाची जी सारा लाड प्यार करवा कर ही जाऊँगा, और जब मेरा मन भर जाएगा तब यहाँ से जाने की सोचूंगा। यह सुनकर सब हंसने लगे। पर शरद यहाँ कब तक रहेगा, ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से सासू माँ मुझ पर भड़क रही थी, तो आगे कोई सवाल करने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। कुछ देर बाद शरद फ्रेश होकर आया, तो सासू माँ ने मुझे उसके लिए नाश्ता लाने को कहा। मैं नाश्ते की ट्रे लेकर शरद के पास जा ही रही थी कि अचानक से मेरा पैर फिसला और मेरे हाथ से ट्रे छूटकर शरद के ऊपर जा गिरी। अब तो मेरी सासू माँ बहुत भड़क गई थी। वह बोली, तुरंत शरद के कपड़े साफ कर। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही थी। नाश्ते की पूरी ट्रे उस पर गिरा दी। मेरे पति उसी समय घर पर नहीं थे, वे किसी काम से बाहर गए हुए थे। सासू माँ की डांट सुनकर मैं घबराते हुए तुरंत किचन में गई और किचन से साफ करने वाला कपड़ा उठा लाई। मैंने सासू माँ से पूछा कि क्या मैं ही शरद के कपड़े साफ करूँ? वह बोली, जब सारा सत्यानाश तू ही करती है तो साफ भी तो तू ही करेगी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। शरद कुछ नहीं बोल रहा था और खुद से अपने कपड़े साफ करने की कोशिश तक नहीं कर रहा था, पर मुझे उसके कपड़े पोंछते हुए बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि नाश्ता ऐसी जगह गिर था जहाँ मुझे उसे छूने में भी शर्म आ रही थी। पर जब उसने खुद से साफ करने की कोशिश ही नहीं की, तो मैं समझ गई कि शरद भी यही चाहता है कि मैं ही उसके कपड़े साफ करूं। तभी शरद मुझसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा और एक एक करके बारीकियों से बताने लगा कि कैसे मुझे और कहाँ उसके कपड़े साफ करने चाहिए। जब मैं उसके कपड़े साफ कर रही थी, तभी अचानक से मेरे पति वहाँ आ गए और वे दरवाजे से ही मुझ पर चिल्लाए, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या यह लड़का इतना भी समझदार नहीं है कि खुद से अपना पेंट साफ कर ले? मैंने कहा, मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि सासू माँ के कहने पर कर रही हूँ। यह सुनकर सुनील यानी कि मेरे पति ने मेरी सासू माँ से कहा, माँ आप बेहद हद करती हो। शरद अब कोई बच्चा नहीं रहा जो आप ये सब काम मेरी पत्नी से करवा रही हो। और शरद, तुम भी बड़े मज़े से चाची से ये सब करवा रहे हो। क्या तुम्हें भी शर्म नहीं है? जो हुआ वह अनजाने में हुआ। निशा ने जानबूझकर ट्रे नहीं गिराई और आगे से वे किसी भी पराये मर्द के काम नहीं करेगी। ये कहकर सुनील ने मेरा हाथ से कपड़ा लिया और वहाँ से चले गए। मैं भी उनके पीछे किचन में चली गई और शरद भी मेरे पीछे पीछे आया और हाथ धोने लगा। फिर कुछ बना रहा था जिसके कारण बढ़ने लगा था कि मैं यहाँ से अभी के अभी चले जाऊँगा। मैं यह सुन लिया था और मैं उसके पास जाकर बोली, शरद तुम्हें यहाँ आए कुछ ही घंटे हुए हैं, मैं इतनी जल्दी घर जाने की बातें क्यों कर रहे हो? शरद बोला, आपने भी अभी देखा ना कि चाचा जी ने किस तरीके से मुझसे बात की है। चाचा जी मुझे पराया समझते हैं और शायद आप भी मुझे पराया समझती होगी, तो फिर मैंने पराए लोगों के बीच क्यों रहूं? मैं तो यहाँ अपनी नई चाची से मिलने आया था, लेकिन जाने दो, शायद मेरे नसीब में चाची का प्यार है ही नहीं। ये कहकर वहाँ से जाने लगा। तभी मैंने उसका हाथ खींचकर उसे बिल्कुल अपनी ओर खींच लिया। वह मेरे बिल्कुल करीब था। उसे मनाते हुए मैंने कहा, सॉरी शरद, मैंने गलती से तुम्हें खींच लिया। फिर मैंने उसे समझाया कि तुम सुनील की बातों का बुरा नहीं मानो। असल में मैं उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वह सिर्फ मेरी खूबसूरती के लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मैं आज तक उसको खुद को छूने तक नहीं दिया और तुम्हारे पेंट पर गिरी चाय भी मैं साफ़ कर देती। पर तब तक सुनील चिल्लाने लगे, अब अगर तुम्हें मुझसे लाड नहीं चाहिए, यही रुक जाओ, अब तुम खुद समझो कि क्या फ़ैसला करना है। मेरी बात सुनकर शरद बोला, चाची जी, सच कहूँ तो मुझे चाचा जी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर आपने मेरा सारा गुस्सा शांत कर दिया। मैं सिर्फ आपके लिए ही यहाँ रुका रहा। क्या? शरद मुझे गले से लगा लिया। शरद की ये छोटी छोटी हरकतें मेरे मन पर कुछ असर डालने लगी थी
और देखते ही देखते उसे घर 5 दिन आए हुए हो गए थे। इन 5 दिनों में वह घर का सदस्य बन गया था। हर सुबह सुनील उसे अपने साथ दुकान पर ले जाते थे। मेरे पति का एक जनरल स्टोर था और वे शरद को बोरियत से बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाते थे। पर शरद के आने से घर में काम काफ़ी बढ़ गया था और ये सारा बोझ मेरे सर ही आ गया था, क्योंकि सासू माँ तो सारा दिन मंदिर में ही गुजार देती थी। मेरे पति की आमदनी भी इतनी कम थी कि हम किसी नौकरानी को नहीं रख सकते थे। मेरे पूरे घर का खर्च सिर्फ उनकी दुकान की कमाई पर चलता था। घर का काम निपटाते हुए मैं अपनी सोच में डूबी रहती थी। एक और शरद की उपस्थिति ने मेरे दिल में कुछ नई भावनाएं जगाई थी। वहीं दूसरी ओर मैं अपने घर की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। शरद की छोटी छोटी हरकतें और उसके हंसी मजाक में मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया था कि अब अकेली नहीं थी। वह अक्सर मेरी मदद करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी नज़रों में जो अपनापन था वह कुछ अलग ही था। हर बार जब वह मुझे गले लगाता मेरी धड़कनें तेज हो जाती। हर पल में एक अजीब सी नज़दीकी महसूस होने लगी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि सुनील, मुझे अब इतने सारे काम नहीं होते। हर किसी की अपनी अपनी फरमाइश होती है और अब तो एक सदस्य और बढ़ गया है। सासू माँ भी मेरी कोई मदद नहीं करती। तो अब आप ही बताओ कि मैं अकेले सारा काम कैसे करूँ। बाहर खड़े होकर सासू माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली। वह तुरंत कमरे में आई और बोली, अब तो यह चाहती है कि मैं इतने बुढ़ापे में भी काम करूं, और तू मेरे बेटे के कान क्यों भर रही है? जो बोलना है मुझसे बोल। फिर मेरी सासू माँ के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सुनील ने हम दोनों को शांत किया और बोला, अब माँ काम नहीं कर सकती और मैं घर नौकरानी नहीं रख। जिस व्यक्ति की वजह से काम बढ़ा है वही तुम्हारी मदद करेगा। सुनील ने कहा, शरद अब से दुकान पर नहीं जाएगा, वह यही रहकर निशा की मदद करेगा। मेरे अपने पति ने अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए अपने जवान भतीजे को मेरे साथ घर में अकेले छोड़ने का फैसला सुनाया था। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और उनके फैसले को मान लिया। अगले दिन से शरद मेरे साथ रहने लगा और सारे कामों में मेरी मदद करने लगा। नाश्ता करने के बाद सासू माँ मंदिर चली जाती थी और सुनील दुकान जाया करते थे। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करती थी। शरद भी मेरे साथ बैठकर ही नाश्ता करता था। सासू माँ और सुनील के जाने के बाद शरद कुछ अजीब हरकतें करने लगता था और जब तक ये लोग घर में होते थे तब तक शरद मुझसे दूरी बनाकर रखता था। सबके जाने के बाद वे मेरे करीब आने लगता था, पर अच्छी बात ये थी कि सासू माँ कभी भी अचानक घर आ जाती थी, जिससे शरद थोड़ा सा अलर्ट रहता था। सबके जाने के बाद वे मुझे अपने पर्सनल काम करवाता था, जैसे उसकी पीठ पर साबुन लगाना, उसके कपड़े निकाल कर रखना। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे मुझे ये तक बताने लगा कि मुझे कौन सी साड़ी या किसी तरह का ब्लाउज़ पहनना चाहिए, जबकि मैं उसको नज़रअंदाज कर रही थी। एक बार उसने मुझे नहाने का पानी भरने के लिए कहा। उस दिन मैं सुबह से ही गुस्से में थी। मैंने उसके बाथरूम में बहुत गर्म पानी रख दिया था। कुछ देर बाद शरद दौड़ता हुआ सीधे मेरे कमरे में आ गया। उसके शरीर पर केवल एक तौलिया लिपटा हुआ था। उसका शरीर बहुत ही कसा हुआ था। आज मैंने ध्यान दिया था कि वह एक बहुत ही सुंदर और जवान लड़का है। कमरे में आते ही वे उछलने लगा और बोला, चाची जी, मेरा ये जल गया। मुझे पता था कि उसके बाथरूम में बहुत गर्म पानी रख कर आई हूँ, लेकिन नहाने की शुरुआत में कोई अपनी उस जगह पानी डालता है क्या? वह फिर से बोला, चाची जी, कोई क्रीम हो तो प्लीज़ लगा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। और इतना कहते हुए मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैंने पूछा, कहाँ जलन हो रही है? उसने अपनी जांघ की तरफ इशारा किया तो मैं थोड़ी घबरा सी गई। मैंने सोचा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बाथरूम में इतना गर्म पानी नहीं रखना चाहिए, लेकिन उससे भी तो ये देख लेना चाहिए था कि पानी ज़्यादा गर्म या है ठंडा। उस समय इलाज और डर की वजह से मैंने धीरे धीरे उसके पैर पर से तौलिया हटाना शुरू किया। पैर घुटनों के ऊपर तक जला हुआ था। उसे जवान लड़के को यूं छूने में
मुझे बहुत लज्जा आ रही थी। तौलिया हटाने से मैं शरद की तरफ एक नज़र डाली। उसकी शैतानी नज़रें देखकर मैं वहाँ से हट गई और मैंने उससे, शरद तुम झूठ बोल रहे हो, सब तुम्हारा नाटक है। इस पर वे बोला, चाची तुमसे सच सुनना चाहता था कि क्या तुमने जानबूझकर मेरे लिए गर्म पानी रखा था? मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि बिना पानी दे के नहाने बैठ जाऊँ। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है या चिंता। मैं तो अपनी चाची के साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। शरद की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, चाची मैं आपको कैसा लगता हूँ? उसका सवाल मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। मैंने कहा, शरद ये तुम क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे चाचा जी से कर दूंगी। वह तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से तुम्हें घर से निकाल देंगे। शरद बोला, चाची जी मुझे घर से नहीं निकाल सकते। शरद की पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। मेरे इतना करीब आ चुका था जितना करीब मेरे पति भी कभी नहीं आए होंगे। शरद की वजह से मेरी ताकत बहुत कम होती जा रही थी और तब तक उसने मेरे कानों में प्रेम भरे शब्द बोलने शुरू कर दिए। अब मैं निहाल होती जा रही थी। शरद की इस हरकतों ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने मुझे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहाँ मैं खुद को बहुत कमज़ोर, असहाय महसूस कर रही थी। उसके प्रेम भरे शब्द और उसका मेरे करीब आना। तभी बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई, बाहर आओ। आज ज़िंदगी में पहली बार मुझे सासू माँ की आवाज़ बहुत मीठी और सुकून वाली लगी थी, क्योंकि इसी आवाज़ की वजह से मैं शरद के चंगुल से छूट पाई थी। सासू माँ की आवाज़ सुनते ही शरद ने मुझे छोड़ दिया था। शाम को सुनील घर आए तो मैंने तय किया कि मैं उसे शरद की शिकायत ज़रूर करूँगी। रात को सोने से पहले सुनील ने मुझसे पूछा कि अब तो तुम्हारे काम का बोझ काफ़ी कम हो गया होगा, शरद तुम्हारी मदद तो करता है ना? मैं सुनील से कुछ कहने वाली थी कि तभी शरद हमारे कमरे में आ गया और सुनील से पूछने लगा, चाचा जी आप छोटे बच्चों की तरह दूध क्यों पी रहे हो? इस पर मैं बोली कि तुम्हारे चाचा जी को कैल्शियम की कमी है, इसीलिए वे रोज़ रात को दूध पीते हैं। तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या? यह रात को समय हम दोनों पति पत्नी के लिए है, तुम हमारे बीच मत आओ। कमरे की लाइट बंद कर दो और यहाँ से जाओ। इतना कहकर मैं शरद को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अभी जो मैंने पति पत्नी की प्रेम के बारे में कहा था, उससे सुनील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। मुझे बहुत प्यार से देखने लगे। मैं उसके पास जाकर बहुत प्यार से उसको दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते सुनील ने मेरी गोद में ही सो गए। दूसरे दिन सुबह ही उठकर मैं किचन में जा रही थी कि तभी अचानक शरद ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच लिया। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसकी ये घटिया हरकत देखकर मैंने कहा, शरद ये क्या बदतमीज़ी है? अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी, तेरे चाचा जी को बुला लूँगी। शरद बोला, चाचा? तो माइक लेकर भी बुला लो, तब भी चाचा जी नहीं उठने वाले, क्योंकि उसकी पत्नी ने उन्हें नींद की दवा मिलाई हुई है। दूध जो पिलाया था इसीलिए वे नहीं उठने वाले। शरद की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने अपने मोबाइल में मुझे एक वीडियो दिखाया और बोला, ये देखो चाची जी, मैंने तुमको दूध में नींद की दवा मिलाते हुए देख लिया। और सिर्फ यही नहीं, मैं तुम्हारी और भी हरकतों के वीडियो बनाई है। और अगर चाचा जी ने ये सारी वीडियो देख ली तो आपका क्या होगा? ये कहकर वे अपनी शैतानी हंसी हंसने लगा। सुनील ने मेरे पास ना आए इसीलिए मैं चुपके से उनके दूध में नींद की दवा मिला देती थी। उस वीडियो को दिखाकर शरद मुझे ब्लैकमेल करने लगा था और इस बहाने मुझे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगा था। शरद को मैं अच्छा समझती थी, पर वह तो बहुत ही चालाक था। अब शरद से मीठी मीठी बातें करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैं उसके गले में हाथ डालकर खड़ी हो गई और बोली, अरे शरद, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जब से तुम यहाँ आए हो
तब से मैं तुम्हारे करीब आना चाहती थी, पर मौका नहीं मिल पा रहा था। और आज देखो कितना अच्छा मौका मिल गया है। मैं उसे इतने प्यार से बातें कर रही थी कि उसे मेरी बातों पर यकीन हो गया था। वह बोला, चाची जी, मुझे भी बच्चों की तरह दूध पीना है। क्या आप मुझे बच्चों की तरह दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। और इतना कहकर मैंने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। दूध पीते वक्त शरद मुझे इधर उधर छूना शुरू किया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और करीब खींच लिया। शरद, ये क्या कर रहे हो? मैं अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। वह हंसते हुए बोला, अरे चाची जी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक तरफ मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ मैं जानती थी कि अगर मैं सुनील को इस बारे में बताया तो वह शायद मुझे ही गलत समझेगा। मैं खुद को संभालते हुए कहा, ये मजाक नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मेरी बातों को मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुमसे दूर रहूँगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे कुछ वीडियो बनाकर रखे हैं। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वह जानता था कि वह मुझे डराने में सफल हो रहा है। कुछ देर बाद मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन सुनील फिर से शरद को अपने साथ दुकान पर ले जाने लगा, पर मुझे शरद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर उसने गलती से भी सुनील के सामने मुंह खोल दिया तो मेरे ऊपर आफत आ जाती। उन दोनों की दुकान पर जाने के कुछ समय बाद ही मैं भी हमारे दुकान पर पहुंच गई, क्योंकि मुझे शरद पर नज़र रखनी थी। जब मैं दुकान पर पहुंची तो मुझे वहां कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैं दुकान के अंदर चली गई। अंदर मुझे एक तहखाना दिखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे अंदर से किसी और की आवाज़ आ रही थी। सीढ़ी न होने के कारण मैं अंदर नहीं जा पा रही थी, इसीलिए मैं कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से मुझे शरद और सुनील की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुनील शरद से पूछ रहा था कि आखिर कब तक हो जाएगा, जल्दी से इसका इलाज कर और अपने पैसे लेकर इस लड़की के साथ यहाँ से निकल जा। मैंने सोचा, ये लोग कौन से लड़की की बात कर रहे हैं। तभी मैं सुनील को बोल दे सुना। सुनील से पूछ रहा था कि तू इस लड़की का चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है, और ये लड़की है कौन? उसके सवाल पर सुनील ने उसे दांत को चुप करवा दिया। शरद ने मेरे बारे में मेरे पति से कुछ कहा होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था। तभी मुझे अंदर से उनके बाहर निकलने की आवाज़ आने लगी। मैं तुरंत दुकान से घर की तरफ भागी और घर पहुंचते ही मैंने प्लान बनाया कि रात में सुनील की नींद की दवा दिए बिना ही शरद के कमरे में जाऊंगी और शरद पर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का आरोप लगाऊंगी। इस सब के बाद सुनील शरद को हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। शाम को जब सुनील घर आए तो मैंने उनको सासू माँ के कमरे से जाते हुए देखा। उनके कमरे में जाते वक्त मुझे सुनील के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह अंदर गया तो मैं दरवाजे पर कान लगाकर उन लोगों की बातें सुनने लगी। सुनील माँ से कह रहा था कि माँ, तुम मुझे दिन भर से इतने कॉल क्यों कर रही हो? ऐसा कौन सा भूकंप आ गया है? सासू माँ बोली, अब इस भूकंप नहीं तो और क्या, तेरी शादी को पूरा 1 महीना होने वाला है, तेरी बीवी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। तो मर्द है या फिर कुछ और? अगर वह जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सासू माँ कुछ बोलती, तभी पीछे से शरद ने चाची कहकर आवाज़ दी। शरद की आवाज़ सुनकर सासू माँ चुप हो गई। अपने प्लान के मुताबिक मैंने रात को सुनील को नींद की दवा नहीं दी और जैसे ही सुनील सो गए वैसे ही मैं शरद के कमरे में चली गई और उसे प्यार से गले लगा लिया। मैंने उसे कहा, तुमसे जो वादा किया था वह निभा रही हो, अब मैं तुम्हारी हूँ। जैसे ही शरद मेरे करीब आने लगा वैसे ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ। मेरी आवाज़ सुनकर सुनील भागता हुआ वहाँ आया। तब मैंने सुनील से कहा कि देखो, तुम्हारे भतीजे ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, इसको तुरंत घर से बाहर निकाल दो। सुनील मेरे करीब आए और मुझे एक थप्पड़ लगाया और बोला, शरद ने मुझे दोपहर में सब बता दिया था। मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे नींद की दवाइयाँ दे रही हो।
अब मैं और शरद दोनों ही तुम पर प्यार की बारिश करेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों मुझ पर टूट पड़े। तभी बाहर से पुलिस की आवाज़ आने लगी। कुछ ही देर में पुलिस कमरे के अंदर आ गई। मुझे पहले से ही शरद पर शक था। उस शाम को सासू माँ और मेरे पति की बातें सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गई थी कि वो दोनों मुझे जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करके मुझसे कौन सा फ़ायदा लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि इस घर में मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैंने पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों और सासू माँ को गिरफ्तार कर लिया। फिर मैं पुलिस के साथ हमारी दुकान पर पहुँच गई और वहाँ हम एक सोई हुई लड़की मिली और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। मैंने जैसे ही उस लड़की के शरीर से कंबल हटाया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी डॉक्टर बहन थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि वह कोमा में है। सुनील मेरी बहन का पति था। उनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही सुनील ने आरोप लगाया था कि मेरी बहन भाग गई है। बड़ी बहन के भागने की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा कहते हुए सुनील ने मेरे पिता से मेरी मांग की थी। जब पुलिस ने सुनील को बयान दर्ज किया तो पता चला कि उस बदमाश बुढ़िया ने मेरे पिता की जायदाद हड़पने के लिए मेरी बहन पर बहुत जुल्म किए थे। लेकिन उसने ये कहकर उन बदमाशों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ और उसे सारी संपत्ति मेरी छोटी बहन के नाम पर है। शरद एक छोटे से गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर था, जिसे मेरी बहन के इलाज के लिए लगाया गया था, और ये तीनों की मिली भगत थी। उन तीनों अपराधियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और इस तरह मेरी बहन और मेरी जान बच गई। मेरी बहन का सही इलाज और सुनील और शरद की सज़ा ने हमें ये सिखाया कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। मैं केवल अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। मैंने अपने गांव में एक छोटी सी संस्था बनाई जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना। हमने कार्यशालाएं आयोजित की जहां महिलाओं को आत्मरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। मैंने देखा कि जब महिलाएं एक दूसरे का साथ देती है तो वह बहुत मजबूत बनती है। धीरे धीरे मेरी संस्था ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। मैंने अपने अनुभवों को साझा किया ताकि अन्य महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए ज़रूर खड़ी हो सके। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।